जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक तमिल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कारुंगापियम। दोस्तों, ये एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म है जिसमें कई सारी कहानियां हैं और ये कहानियां सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसकी एंड वाली जो कहानी है वो बहुत ही भयानक बनाई गई है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें उमिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर में थी और वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ था और वो कहीं पर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसकी दोस्त प्रिया उसके घर आती है उससे मिलने के लिए और उमिया उसे बताती है कि वो घर पे रह के बोर हो गई है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे एंजॉयमेंट के लिए। ये सुन के प्रिया उससे कहती है कि उसके भाई की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अब कोई नहीं आता जाता तो वो वहाँ पर जाकर बुक्स पढ़ सकती है। उसका ये आइडिया उसे काफ़ी पसंद आता है और उमिया उसके भाई की लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ पर उसका भाई उसे लाइब्रेरी दिखाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वो कई तरह की बुक्स को पढ़ सकती है। जब उमिया वहाँ पर बुक सेलेक्ट करने लगती है तो उसे वहाँ पर कारुंगापियम नाम की एक बुक नज़र आती है और जब वो बुक्स को उठाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो बुक काफ़ी ज़्यादा भारी है। वो उस बुक को लेकर टेबल पे पहुँचती है और उसे पढ़ना स्टार्ट करती है और पहली कहानी का नाम होता है काली जुबान वाली लड़की। इस कहानी में मीरा नाम की एक लड़की होती है जिसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और वो बिल्डिंग के सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास शक्ति नाम का एक बंदा आता है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करता था और वो उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या परेशानी है। मीरा उससे कहती है कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और अब उसके पास कोई भी जगह नहीं बची है जाने के लिए। ये सुनकर शक्ति उससे कहता है कि अगर वो माइंड ना करे तो वो उसके साथ रह सकती है क्योंकि उसका 2 BHK फ्लैट है और वो अपने घर में अकेला ही रहता है, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ आ सकती है। ये सुन के मीरा खुश हो जाती है और वो राजी हो जाती है उसके साथ रहने के लिए और शक्ति उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। अगली सुबह मीरा जब उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके लैंडलॉर्ड की मौत हो चुकी है और वो शक्ति को बताती है कि उसकी मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि जब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो उसने ही उसे श्राप दिया था कि उसकी मौत हो जाएगी। शक्ति उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि यहाँ पे पहले एक स्त्री वाला काम किया करता था और उस स्त्री वाले को भी उसने श्राप दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। यानी कि उसकी ज़बान काली है और वो कुछ भी कहेगी वो सच हो जाएगा। अब शक्ति सुन के उससे कहता है कि क्यों ना वो इस चीज़ का टेस्ट करें। वो एक जोमेटो डिलीवरी गाय को बुलाता है ताकि मीरा उसे कोई श्राप दे सके और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, लेकिन तभी उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। शक्ति उससे पूछता है कि उसने उसे क्या श्राप दिया था तो मीरा उससे कहती है कि उसने उसे कोई भी श्राप नहीं दिया था। अब दोपहर में मीरा जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो मेन गेट के पास जाती है तो देखती है कि मेन गेट बाहर से बंद किया गया है। तभी शक्ति वहां पर आता है और वो अपने साथ एक बहुत ही बड़ा सा बैग लेकर आया था। मीरा जब उससे पूछती है कि आखिर ये बैग वो किस लिए लाया है तो वो उसे कहता है कि ये उसका प्राइवेट स्टफ है। अब मीरा को ये देखकर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है और जब वो रात को सो रही होती है तो अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो गेट खोलती है तो शक्ति को देखती है जो कि बैग में किसी की बॉडी भर के ले जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि वो एक कातिल के घर में ठहरी हुई है। अगली सुबह होते ही वो उसके बेडरूम में जाती है चेक करने के लिए और वहाँ पर बाथरूम में उसे एक लड़की की लाश मिलती है और बैग में भी एक लाश पड़ी हुई थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो सच में कातिल है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। कुछ देर बाद वहाँ पे शक्ति आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा अब भी लॉक्ड था। तभी उसके पीछे शक्ति आता है और उससे कहता है कि उसने सोचा था कि वो उसके साथ रहेगी लेकिन वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा। अब रात को मीरा जब सो रही होती है तो शक्ति उसके रूम में आता है और उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन तभी मीरा चाकू निकालती है उसे मारने के लिए तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब अगली सुबह होते ही मीरा अपना बैग पैक कर लेती है और उसने ये बात ठान ली थी कि वो यहाँ से निकल के रहेगी। जब वो देखती है कि शक्ति सो रहा है तो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी मेन गेट का दरवाज़ा लॉक्ड था। तभी शक्ति उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती और वो उसका सर पकड़ के दीवार पे मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसे एक चेयर से बांध देता है। उसके बाद वो उसके सामने ही बाथरूम से लड़की की लाश को निकालता है और उसके बाद वो उस लाश को काटने लगता है जिसे देखकर मीरा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी अचानक शक्ति को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि चेयर अपने आप हिल रही थी। तभी उसके पीछे से कोई आत्मा भाग कर निकलती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जब अपने रूम में जाता है तो वो मीरा के पास एक घोस्ट को देखता है जो कि उसे घूर रहा था और ये देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है।
तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि उसका लॉकडाउन कैसा चल रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो करीब 4 लड़कियों को किडनैप कर चुका है और एक लड़की तो खुद ही उसके साथ रहने के लिए आ गई। उसका दोस्त उससे पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है, वो उसे सर्च करना चाहता है। और जब वो उसे मीरा का नाम बताता है तो वो उसे इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी शक्ति के पास एक घोस्ट नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। और उसका दोस्त उससे कहता है कि उस घोस्ट को उसने भी देखा और उसके साथ यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। उसे ये बताता है कि दरअसल जो मीरा उसके साथ है वो 5 साल पहले ही मर चुकी है और उसके दोस्तों ने RIP पोस्ट लगाया हुआ है। व्यक्ति सुन के हैरान हो जाता है और वो उसे दिखाता है कि मीरा उसके रूम में ही है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि मीरा तो उसे नज़र ही नहीं आ रही। तभी मीरा उसके पीछे आ जाती है, जो कि उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो फिर से उस बिल्डिंग की सीढ़ी पे जाके बैठ के रोने लगती है और पहली कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब ये पढ़ के उमैया बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और उसको लग रहा था कि ये स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसलिए वो आनंद के पास जाती है उससे उस बुक के बारे में जानने के लिए। लेकिन आनंद काफ़ी बिजी होता है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो वापस अपने टेबल पे आ जाती है और दूसरी कहानी पढ़ती है, जिसका नाम था उंगली काटने वाली लड़की। इस कहानी में हमें काजल नाम की एक इन्फ्लुएंसर दिखाई जाती है, जिसके घर में उससे मिलने के लिए हमेशा लोग आया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और उसके साथ लोग कोलैबोरेट करना चाहते थे। उसे घर में एक लड़का आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। तो काजल उससे कहती है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वो साफ़ सफाई रखे और वो उसके हाथ को पूरी तरह सैनिटाइज करके उसे अंदर बुला लेती है। उसके बाद काजल लाइव जाती है और अपना योगा सेशन दिखाती है और उसके बाद वो अपना कुकिंग सेशन भी सबको दिखा रही थी। काजल की काफ़ी अच्छी फॉलोइंग थी, लेकिन उसका एक सीक्रेट था जो कि कोई भी नहीं जानता था। काजल जब लाइव कर रही होती है तो अचानक से उसे अपने पीछे किसी की आत्मा नजर आती है और ये देखकर वो तुरंत उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वो फादर की आत्मा उसका गला दबाने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर काजल को गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाती है। जब वो एक रूम में जाती है तो वहाँ पर भी उसे फादर मिलता है जो कि उसका गला दबाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो काजल उसके सामने आ जाती है और उसे सर पे मार के वो उसे बेहोश कर देती है। जैसे हम जान पाते हैं कि वो इंसान है, ना कि कोई आत्मा। जब फादर की आंखें खुलती हैं तो उसकी सारी उंगलियां गायब हो चुकी थी और काजल उससे कहती है कि उसे उसकी उंगलियों का सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वहीं पर हम कई सारे और भी होस्टेजेस को देख पाते हैं जो कि काजल के घर में आए थे उससे मिलने के लिए और उसने सबको ही बंदी बना रखा था और उनकी उंगलियां काट कर वो खा रही थी, क्योंकि काजल को शौक था लोगों की उंगलियां काट के खाने का। वो एक डिलीवरी बॉय के पास जाती है और वो उसकी भी उंगलियां काट देती है और तभी उसकी घर की डोरबेल बजती है, जहाँ पर एक बंदा उससे मिलने के लिए आया होता है। तो काजल उसका भी हाथ धुलवाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है और वो बंदा भी जोर से चिल्लाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उमैया ये कहानी पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि ये जो कहानियाँ वो पढ़ रही थी वो अभी के ज़माने की कहानियाँ थी और इस बुक पे लिखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बुक में नई कहानियाँ कैसे आ सकती हैं। तभी उसे लाइब्रेरी के अंधेरे वाले हिस्से से कुछ आवाज़ आती है और उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कोई मौजूद है। लेकिन तभी अचानक उसे प्रिया का कॉल आ जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और प्रिया उससे पूछती है कि आखिर वो कौन सी बुक पढ़ रही है। तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो एक पुरानी बुक पढ़ रही है, लेकिन उसे लिखा किसने है ये उसे नहीं पता। प्रिया उससे कहती है कि उस बुक के आर्काइव रिकॉर्ड में कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर मौजूद होगा और वो अपने भाई से पूछ के इसके बारे में उसे ज़रूर बताएगी। इधर आनंद लाइब्रेरी में जब होता है तो उसका कोई क्लाइंट उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसकी बुक्स लेकर वहाँ चला जाता है और वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर देता है। उमैया उस लाइब्रेरी में अकेली होती है और वो अपनी तीसरी कहानी पढ़ना स्टार्ट करती है और इस कहानी का नाम था घनघोर अंधेरा। इस कहानी में हम एक डायरेक्टर और सिंगर को देख पाते हैं जो सिद्धार्थ नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास आए थे उससे गाना लिखवाने के लिए। जब वो उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सिद्धू उनके लिए दरवाज़ा खोलता है और सिद्धू से बताता है कि इसका नाम श्रुति है जो कि एक सिंगर है और वो यहाँ पर उनके लिए गाना गाने के लिए आई है। सिद्धू उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और उससे कहता है कि वो रिकॉर्डिंग रूम में चलें और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो गाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी सिद्धू को बीच बीच में कोई आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और म्यूज़िक को रोकना पड़ता है। ये देखकर सिद्धू कहता है कि वो रीटेक करेंगे और जब वो रीटेक कर रहा होता है तो वो श्रुति को ध्यान से देख रहा होता है और तभी उसे श्रुति के मुंह के अंदर किसी इंसान का मुंह नजर आता है जो कि उससे कहता है कि वो मोटा इंसान है। अब ये देखकर वो हैरान हो जाता है और रिकॉर्डिंग को रोक देता है और उनसे कहता है कि इस औरत के अंदर उसे एक मर्द का चेहरा दिखाई दिया। ये सुनकर श्रुति हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने पी रखी है। तो वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं
और जब वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा भी लॉक्ड था। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ धुआं हो रखा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सिद्धू उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, उसके पास कैंडल्स भी मौजूद हैं। जब वो कैंडल्स को लाइट करता है तो अचानक से कोई आत्मा वहाँ पर उसे फूंक मार के बुझा देती है। लेकिन जब वो बार बार यही कर रहा था तो वो आत्मा ही बार बार वही कर रही थी। अब डायरेक्टर को लगता है कि शायद सिद्धू उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन तभी अचानक उनके पास एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक लाल टेन थी और वो उनके पास आके बैठती है और रोने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद वो सिद्धू की बीवी है और वो उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सिद्धू वहाँ पर आता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। डायरेक्टर सिद्धू से पूछता है कि उस लड़की को वो क्यों तंग कर रहा है। तो सिद्धू उनसे कहता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और रहता ही नहीं है। उसके बाद सिद्धू फिर से कैंडल जलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फूंक मार के उसे बुझा देता है। और ये देखकर डायरेक्टर उससे कहता है कि वो ये काम करेगा। जब वो भी कैंडल को जलाने के लिए जाता है तो कोई फूंक मार के उसे बुझा देता है और डायरेक्टर समझ जाता है कि सिद्धू झूठ नहीं कह रहा। तभी श्रुति सिद्धू से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे वॉशरूम जाने का रास्ता बताता है। लेकिन जब श्रुति वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसे वही लड़की नजर आती है जो कि दीवार पे अपना सर पटक रही थी। श्रुति ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो उसे रोकती है। और जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो वो लड़की एक क्रीपी स्माइल देती है और जोर से चिल्लाती है। और श्रुति जब वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर सिद्धू की लाश पड़ी हुई है। और ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत बाहर निकलती है। और वहाँ पे जाके वो डायरेक्टर और सिद्धू को सारी बात बताती है। लेकिन सिद्धू उससे कहता है कि वो तो जिंदा है तो वहाँ पर मर कैसे सकता है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके वॉशरूम में जाएंगे देखने के लिए। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। डायरेक्टर श्रुति पे भड़कता है और उससे कहता है कि उसने कहा था कि अंदर कोई लाश है, लेकिन अंदर तो कुछ भी मौजूद नहीं था। तो श्रुति उससे कहती है कि वो उसकी बात का यकीन करने की कोशिश करे, उसने अंदर कुछ तो देखा था। तभी अचानक उनके सामने एक बौने बंदे की आत्मा आती है जो कि डायरेक्टर के पैर पे वार करके वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। जब वो चेयर पे बैठते हैं तो उनके पास एक चाय वाला आता है जो कि उनके लिए चाय बनाता है और उन्हें देता है। और डायरेक्टर उससे कहता है कि उसे पकोड़े भी खाने हैं, तो वो अपने बाल के अंदर से पकोड़ा निकाल के उसे देता है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जब सिद्धू वहाँ पर आता है तो वहाँ से गायब हो चुका था और वो सिद्धू से पूछता है कि उसके कैसे दोस्त हैं जो कि बाल से उसको पकोड़ा निकाल के दे रहे हैं। सिद्धू उससे कहता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और उन्हें इतने सारे लोग कैसे यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तभी उनके टॉर्च की बैटरी कम होने लगती है और वो जब टॉर्च को जलाते बुझाते हैं तो वहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स उन्हें नजर आते हैं। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स उनके सामने खड़े हो जाते हैं। इसे देखकर डायरेक्टर और श्रुति काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अगले दिन डायरेक्टर जब अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है तो उसे उसके प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि सिद्धार्थ कल एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और उसने अपनी कार से कई सारे लोगों को कुचल दिया था। जब वो ये न्यूज़ को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और न्यूज़ में भी यही सेम आर्टिकल वो देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि कल रात वो सिद्धार्थ की आत्मा थी और वहाँ पर वो जो लोग मौजूद थे वो भी आत्माएं ही थीं, वो भी उन लोगों की जो कि सिद्धार्थ द्वारा मारे गए थे। तभी उसके फ़ोन पे सिद्धार्थ का कॉल आता है और ये देखकर वो डर जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उमयाल जब ये कहानी पढ़ती है तो वो हंसने लगती है और सोचती है कि ये कितना क्रेजी स्टफ़ है। तभी अचानक उसे रैक के बीच में से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वही कहानी वाली लड़की नज़र आती है जो कि अपना सर एक रैक पे पीट रही थी। जब वो उसके पास जाती है उससे पूछने के लिए कि आखिर वो कौन है तो लड़की पीछे मुड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है जैसे कि उमयाल नीचे गिर जाती है। जब वो वापस अपने टेबल पे जाने लगती है तो उसे उंगली काटने वाली लड़की की आत्मा नजर आती है जो कि उसके टेबल पे बैठकर उंगली उंगली चिल्ला रही थी। उमयाल देखकर काफ़ी डर जाती है लेकिन अगले ही क्षण वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वो समझ जाती है कि इस बुक में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए वो उन लोगों के नाम और आर्टिकल्स पढ़ने लगती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस बुक में जो भी कहानी बताई गई है वो सभी सच है और वो हाल ही में इंसिडेंट्स हुए हैं। उसके बाद वो उस बुक के अंदर मौजूद अगली कहानी की तरफ बढ़ती है जिसका नाम था बवंडर में फंसी बोतल। इस कहानी में हम दो दोस्त सरवना और पाम्बू को देखते हैं जो कि कॉल पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दोनों ही बहुत बड़े शराबी थे और लॉकडाउन की वजह से उन्हें शराब नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए पाम्बू सरवना को कॉल करके कह रहा था कि उसे एक बार के बारे में पता है जिसका एक सीक्रेट दरवाज़ा है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है, तो अगर वो वहाँ पर चलेगा तो उन्हें ढेर सारी शराब मिल सकती है क्योंकि लॉकडाउन के वक्त उसका मालिक दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अब ये सुन के सरवना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक जगह पर मिलते हैं और बेसमेंट के रास्ते
रास्ते से वो उस बार में चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। सरवना उससे कहता है कि इतनी सारी बॉटल्स को वो एक साथ कैसे ले जाएंगे। तो बाम्बू उनसे कहता है कि लॉकडाउन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए वो धीरे धीरे करके कुछ बॉटल्स ले जाएंगे और खत्म होने के बाद वो फिर से यहीं पर आ जाएंगे। जब वो एक बॉटल को उठाने के लिए जाते हैं तो अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ आती है, और जब वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते और उस बॉटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एक बॉक्स आता है, जिसे जब वो खोलते हैं तो कोई उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तभी वो बॉक्स गायब हो जाता है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि शायद कोई चाहता है कि वो इस बॉटल को छुए ही ना, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं और फिर से उस बॉटल की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कुछ एलियंस आ जाते हैं और उनकी मदर भी वहाँ पर आई हुई थी। सरकलिया उनसे कहती है कि दरअसल वो एक एलियन है और वो उनके प्लेनेट पे आए हैं और यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कई सारी पावर्स हैं, तो अगर वो चाहें तो वो उसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर रहना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कहीं पर भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उसे कहती है कि ये जो दारू है वो इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन उनके लिए ये एक अमृत है, क्योंकि वो इसे पीकर ही अपना पेट भरते हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि वो इन दारू की बॉटल्स को यहाँ से ना ले जाएं, क्योंकि अगर वो यहाँ से ले जाएंगे तो उनको खाना नहीं मिल पाएगा। वो दोनों से कहते हैं कि उन्हें बस 2 बॉटल चाहिए और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो उनसे कहती है कि वो उन्हें 2 बॉटल्स दे सकती है, लेकिन इससे पहले उसके साथ उन्हें एक टास्क करना पड़ेगा। ये सुन के वो उस टेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरवना जब नीचे बैठता है तो वो उसके सर पे हाथ लगाती है और उसे कहती है कि वो जो कुछ भी सोचेगा वो उसके सामने आ जाएगा, तो वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचे जिसे वो लेना चाहता है। सरवना कहता है कि वो 100 किलो सोना लेना चाहता है, और तभी उसके सामने सोना नाम की औरत आ जाती है जो कि 100 किलो की थी। और सरवना ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसे ये नहीं बल्कि 100 किलो सोना चाहिए था। उसके बाद वो एलियन मदर कहती है कि वो दूसरी बार ट्राई करे, और जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो उसके हाथ में सितार आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर सितार उसके हाथ में क्यों आया। वो एलियन मदर उससे कहती है कि इस सितार का कोई ना कोई पर्पस उसके लाइफ में ज़रूर रहा होगा। तो सरवना उससे कहता है कि उसकी एक छोटी बहन थी जिसे सितार सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और उसने उससे कहा था कि वो उसे सितार ला कर दे, लेकिन वो कभी भी अपनी बहन को सितार ला कर नहीं दे पाया था। ये कह के वो रोने लगता है और पाम्बू के गले लग जाता है। उसके बाद पाम्बू नीचे बैठता है और वो एक विश करने लगता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसने अपनी दादी को ही अबैंडन कर दिया था। इसलिए वो तुरंत ओल्ड एज होम में कॉल करता है अपनी दादी से बात करने के लिए, और उसकी दादी जब उससे बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों ये बात समझ गए थे कि दारू पीना अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपनों के साथ रहना और उनके सपने पूरे करना अच्छी बात है। उसके बाद वो एलियंस वहाँ से गायब हो जाते हैं और स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। उमिया जब ये स्टोरी पढ़ती है तो उसे रैक के अंदर से फिर से आवाज़ आने लगती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो उस एलियन मदर को देख पाती है जो कि अपने एलियंस के साथ बैठी हुई थी। उमिया उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो उससे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तभी अचानक वो एलियंस वहाँ से गायब हो जाते हैं और उमिया सोचती है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो बुक शायद उसके दिमाग में चढ़ती जा रही है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है तो वो सोचती है कि एक आखिरी कहानी वो पढ़ के ही जाएगी, और वो उस आखिरी कहानी को पढ़ने लगती है, और उस कहानी का नाम होता है एक जादूगरनी। ये कहानी शुरू होती है साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव से, जहां पर कई सारे लोगों के छोटे बच्चे गायब हो रहे थे और कोई शक्ति वहां पर घूम रही थी जो कि लोगों के सर काट दिया करती थी। उसी गांव में कार्तिका नाम की एक अमीर लेडी भी रहा करती थी, जिसका पति फौज में था और वो यहाँ पे अपनी बेटी और देवर के साथ रहती थी। कार्तिका अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी और वो गरीबों की मदद भी करती थी। और एक दिन उसका देवर उसके पास आके उसे बताता है कि भैया बहुत जल्दी आने वाले हैं, और ये खबर सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसके देवर को खबर मिलती है कि गाँव में किसी की मौत हो गई है, और जब वो सभी वहाँ पर जाते हैं तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है, और वो मुखिया से कहता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे मर्डर हो चुके हैं और कितने सारे बच्चे भी यहाँ से गायब हो रहे हैं, तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और इस बारे में बताना चाहिए। लेकिन मुखिया का ये कहना था कि इस गाँव में पुलिस कदम नहीं रख सकती और वो इस केस को खुद ही सॉल्व करेंगे। वहीं पे एक आदमी होता है जो कि मुखिया को एक इंसिडेंट बताता है कि जब वो रात को खाना खा रहा था तो अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज़ आई थी और खेत में उसने एक औरत को देखा था जो कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो एक छोटे से बच्चे की लाश को खा रही थी। ये सुन के मुखिया कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो आत्मा कौन है। इधर कार्तिका अपने पति के आने की खुशी में पूरे गांव को खाना खिला रही होती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि उससे मदद मांगने आया था। वो कहता है कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है तो उसे मदद चाहिए, और कार्तिका बिना कुछ सोचे समझे अपने सोने के कंगन उसे निकाल के दे देती है और उससे कहती है कि वो इससे अपनी बीवी का इलाज कराए। इससे हम जान पाते हैं कि कार्तिका कितनी दयालु थी।
तभी उसके घर में मुखिया आता है उससे मिलने के लिए, और वो कार्तिका से कहता है कि उसने सुना है कि वो जो कुछ भी लिखती है वो सच हो जाता है। तो कार्तिका उससे कहती है कि उसके अंदर ये पावर्स हैं। मुखिया कहता है कि वो उसके बारे में कुछ लिख कर दिखाए, और जब वो आंख बंद करके उसके बारे में सोचती है तो उसे उसकी मौत नजर आती है। इसीलिए वो यही चीज लिखती है और मुखिया ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद मुखिया उससे कहता है कि वो कुछ और लिखे, और वो फिर आंख बंद करके कुछ लिखती है और मुखिया देखता है कि उसमें लिखा था कि मटके संभाल के। लेकिन तभी अचानक मुखिया के हाथ मटके पे लगते हैं और मटका गिर जाता है, और कार्तिका उससे कहती है कि वो इन्हीं मटकों के बारे में बात कर रही थी। उसने पहले ही देख लिया था कि वो मटके गिराएगा, और इसलिए उसने ये लिखा था कि वो यकीन दिला सके कि वो सच कहती है। और मुखिया उसकी पावर्स देखकर काफी हैरान हो जाता है, और तभी कार्तिका के पास उसकी बेटी आती है जो कि उससे कहती है कि पापा आ गए हैं। जब कार्तिका बाहर जाती है तो उसे अपने पति की लाश मिलती है जो कि शहीद होकर वापस आया था, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद भी वो सफ़ेद साड़ी पहनने को राज़ी नहीं थी, और गांव वालों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। इसलिए मुखिया उसके पास आके उससे कहता है कि वो एक विधवा की तरह क्यों नहीं रह रही है। ये सुन के कार्तिका उससे कहती है कि उसकी निजी ज़िंदगी में कोई भी दखल ना दे। वहाँ पे वकील भी मौजूद होता है, और उसके पति के मरने के बाद वो सारी संपत्ति कार्तिका के नाम करके जाता है। कार्तिका के वहाँ से जाने के बाद मुखिया उसके देवर से कहता है कि उसे लगता है कि उसकी भाभी में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तीनों से कहता है कि वो उसकी भाभी को अकेला छोड़ दे। जब मुखिया बाहर जाता है तो वो उसके नौकर से उसकी भाभी के बारे में पूछता है। उसका नौकर उससे कहता है कि उनके घर में एक कुत्ता हुआ करता था, और एक रात को जब वो उस कुत्ते को ढूंढने के लिए जा रहा था तो उसने मालकिन को अपने कमरे में देखा जो कि उस कुत्ते को मार के खा रही थी। और उसका ये मानना है कि वो एक चुड़ैल है, और गाँव में जितनी भी मौतें हुई हैं और बच्चे गायब हुए हैं वो सभी उसी का काम है। अब ये सुन के मुखिया और वकील काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो रात को एक पंडित को बुलाते हैं ताकि वो उसकी भाभी को चेक करवा सके। जब पंडित वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि उसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कोई काली शक्ति है, और वो पांडी को भेजता है उसको बुलाने के लिए। लेकिन वो पांडी को धक्का मार के फेंक देती है, और पंडित भी जब वहाँ पर जाता है तो पंडित भी ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए पंडित उसके दरवाजे को लॉक कर देता है और उनसे कहता है कि उन्हें 2 काम करने होंगे। पहला काम ये कि इस लड़की की जो जुबान है उसे काटनी पड़ेगी, और दूसरा काम ये कि इस लड़की को सेवा में डालना पड़ेगा ताकि ये गांव वालों की सेवा कर सके। अब ये सुन के वो सभी ऐसा ही करने को तैयार हो जाते हैं, और अगली सुबह वो मंदिर की सीढ़ियों पे कार्तिका को ले जाते हैं और उसकी जीभ काट देते हैं। और उसके बाद कार्तिका मंदिर में ही रहती है और वहाँ पे सेवा करने लगती है। वहीं पे वो आदमी आता है जो कि कार्तिका की हालत देखकर उसकी तरफ खाना फेंकता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि कुछ दिन पहले कार्तिका से मदद मांगने के लिए आया था। कार्तिका इस बात को इग्नोर कर देती है और खाने को एक्सेप्ट करती है। इधर रात को मुखिया जब अपने घर वापस लौट रहा होता है तो अचानक से उसके पीछे कोई आत्मा आवाज़ लगाती है, और तभी वो अपने सामने पंडित को देखता है तो वो उससे कहता है कि कोई आत्मा उसके पीछे से आवाज़ लगा रही थी। लेकिन पंडित उसी आवाज़ में उसे कह के पुकारता है, और ये देखकर मुखिया समझ जाता है कि असली कातिल पंडित है। जब वहाँ से भागने के लिए जाता है तो वो नौकर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, और समझ जाता है कि वो दोनों साथ में मिले हुए हैं जो कि यहाँ पर कई सारे मर्डर्स कर चुके हैं। तभी उसके सामने कार्तिका का देवर आ जाता है, जिसे वो जब सारी बात बताता है तो उसका देवर उसका सर काट देता है, और उससे कहता है कि वो भी उनसे मिला हुआ था। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसकी भाभी को भी जान से मार डालेंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा सके। हम कार्तिका को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से कहती है कि उन्हें अब त्याग करना होगा, इसलिए वो कुएं के पास जाती है उसे कुएं में ढकेलने के लिए। लेकिन तभी उसका देवर गांव वालों के साथ वहां पर आ जाता है, और वो उनसे कहता है कि ये अपनी बेटी को मारने के लिए जा रही थी, इसलिए अब इसका यही परिणाम है कि इसकी बलि उन्हें चढ़ानी होगी। और सभी गाँव वाले उसे झाड़ू से बुरी तरह मारते हैं जिससे वो जख्मी हो जाती है, और उसके मुँह से खून निकलने लगा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद वो लोग उसे पेड़ से बांध देते हैं, और सबसे पहला पत्थर उसकी बेटी खुद उसे मारती है क्योंकि उसे भी विश्वास हो गया था कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। उसके बाद वो सभी उसे पत्थर से मार मार के जान से मार डालते हैं, और उसके बाद वो उसे पेड़ के ऊपर लटका देते हैं, जिससे कि कार्तिका का अंत हो जाता है। और उसे मारने के बाद उसके देवर के नाम सारी प्रॉपर्टी हो गई थी, और पंडित और उसका नौकर वहाँ पे दारू पी के एंजॉय कर रहे थे। वो कहते हैं कि इतना आसान था प्रॉपर्टी लेना। उन्होंने एक लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और गांव वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि वो मान भी गए, और ऐसे ही वो उसकी बेटी को भी जान से मार डालेंगे। तभी अचानक उनका दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने कार्तिका की आत्मा आ जाती है जो कि अपना बदला लेने के लिए आई थी, और वो उन तीनों को जान से मार डालती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, और उमें जब ये कहानी पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी। तभी अचानक उमिया को अपने पीछे उसकी छोटी बेटी की आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो तुरंत अपनी दोस्त प्रिया को कॉल करती है, और प्रिया उससे कहती है कि वो तुरंत उसके घर में आ जाए क्योंकि उसे उस बुक के रिकॉर्ड में से जर्नल मिल गई है, और उसे पता चल गया है कि उसे किसने लिखा है। ये सुन के उमिया कुछ देर बाद उसके पास पहुंचती है, जहां वो उसे बताती है कि उसे लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि उमिया कार्तिका नाम की औरत है,
और ये जो नाम है वो सेम उसका ही नाम है। उमिया ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने ऐसा कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन वो उससे कहती है कि उसकी एक आखिरी कहानी में कार्तिका नाम की औरत थी जो कि जो कुछ भी बोलती थी वो सच हो जाता था। और सीधो से सुन के उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि इस जन्म में वो उमिया कार्तिका है, यानी कि जो उमिया मरी थी वो उसका पिछला जन्म था और इस जन्म में वो ये वाली उमिया है। उमिया को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तो वो उससे कहती है कि वो कुछ सोचे और यहाँ पर लिख दे ताकि वो जान सके कि उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच हो पाती है या नहीं। उमिया ऐसी मजाक मजाक में लिख देती है कि एक सेंटा क्लॉज बेल लेकर आएगा जो कि उसे जान से मार डालेगा। और ये सुन के उसकी दोस्त हंसने लगती है और तभी उसका कॉल आता है तो वो घर चली जाती है। जब उमिया घर में अकेली होती है तो वो अपने सामने उस सेंटा क्लॉज को देखती है जो कि बेल और कुल्हाड़ी लिए वहाँ पर आ गया था उसे जान से मारने के लिए। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जब हमें पता चलता है कि सच में वो पिछले जन्म में कार्तिका ही थी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म की आखिरी कहानी सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग है और इसमें दिखाया गया कि पुराने ज़माने में कैसे लोग औरतों पे अत्याचार किया करते थे, क्योंकि औरतों को बोलने का हक बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मर्द जो भी चाहते थे वो उनके साथ कर देते थे। अब किसी ने उस औरत को चुड़ैल घोषित कर दिया तो पूरे गाँव ने उसे चुड़ैल मान लिया। इसी वजह से कार्तिका की जीभ भी काट दी गई और उसे सेवा में लगा दिया गया। लेकिन इससे भी उसके देवर का मन नहीं भरा और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में उसने और साजिश रची और उसे जान से मार डाला। तो पुराने ज़माने में ऐसी ही कई सारी औरतों की मौत हुई होगी सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ के चलते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।